हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले रिवीजन किसका, चैप्टर 21 एडवांस रूलिंग का। तो फटाफट से आप अपना चैप्टर 21 निकाल लीजिए एडवांस रूलिंग का। इसमें मैं आपको बताता चलूं, इसमें हम एडवांस में डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है या इंडिया कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो इन 7 मैटर के लिए एडवांस में पूछ सकता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना बनता है कि नहीं बनता, मेरे को टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, क्या मैं जो मैं एक्टिविटी करता हूं वो सप्लाई है कि नहीं है, अगर सप्लाई है तो फिर वैल्यू क्या होगी। अब हमें लायबिलिटी निकालनी है, अगर हम जीएसटी पे करें लायबिलिटी तो हमें जीएसटी निकालना है, जीएसटी निकालना तो हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या होगी, जीएसटी का रेट क्या होगा, रेट के लिए क्लासिफिकेशन क्या होगी, कोई एग्जाम्पशन नोटिशन मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनपुट क्रेडिट मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक लास्ट टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये 7 मैटर के बारे में आप एडवांस में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नहीं, जैसे टीडी डिडक्ट करना कि नहीं करना नहीं पूछ सकते, टीसीएस कलेक्ट करना कि नहीं कलेक्ट करना नहीं पूछ सकते। सर इस फायदा क्या होगा एडवांस में पूछने का, मान लीजिए एडवांस रूलिंग ने डिसीजन दे दिया कि 12% जीएसटी का रेट लगेगा, बाद में वो बोले कि नहीं 18% लगना था, गलती से बोल दिया था, ऐसा नहीं कर सकते, वो नोटिस नहीं इशू कर सकते। तो फायदा ये होगा अगर आपने एडवांस में पूछ लिया तो फिर आपको फ्यूचर में कोई लिटिगेशन नहीं होगा, नोटिस वोटिस नहीं आएंगे। अच्छा जी, अगर आपके 5 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या हर स्टेट में अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? जी हाँ, आपको हर स्टेट में पूछना पड़ेगा 12 लगेगा 18 लगेगा, अगर आप सेम नेचर ऑफ बिजनेस में है हर स्टेट में। तो अब मान लीजिए दिल्ली में लगाई उसने बोल दिया 12, यूपी में लगाई उसने बोल दिया 18 डबल आर ने, तो आप इसी में ही अपील की एक सुविधा है, ट्रिपल आर के पास जा सकते हैं और वहां पर अगर उसने भी 18 बोल दिया तो अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ऐसे केस में आप नेशनल लेवल पर डबल आर है तो उसके पास जाएं। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना आपके कोर्स में है कि आप हर स्टेट में फिर आप अलग अलग एप्लीकेशन लगाएंगे, तो आप सिर्फ इन 7 मैटर्स के लिए ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो आएंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, मेन बैच 21.3, फास्ट बैच 21.2। आगे जी बताना शुरू करूं? जी सर। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसे मैं डबल ए आर नाम दूंगा। ये स्टेट लेवल पर बनती है, वही सेंटर में काम करेगी। इसमें एक सीजीएसटी ऑफिसर होगा, एक एसजीएसटी ऑफिसर होगा। हाँ जी, अगर इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बोल रहा है 12, एक बोल रहा है 18, फिर ऑर्डर पास नहीं हो पाएगा। दोनों 12 बोल रहे हैं तो ऑर्डर पास हो जाएगा, लेकिन अगर इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फिर ये मूव होकर ट्रिपल आर एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा, रेफर होकर यहां चला जाएगा, फिर ये एपीलेट अथॉरिटी उसके ऊपर ऑर्डर पास करेगी। अच्छा जी, तो जैसे हमने यहां लिखा, क्या लिखा कि अगर सीजीएसटी ऑफिसर अलग अलग रेट बोल रहे हैं तो यहां पर ट्रिपल आर के पास चला जाएगा। ट्रिपल आर के पास दो केसेस में आ सकता है, एक तो अगर डबल आर के मेंबर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो, या डबल आर के ऑर्डर से आप एसएससी या डिपार्टमेंट खफा है तो फिर वो अपील में आ सकता है ट्रिपल आर के पास, अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग।
अच्छा, ये जो अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये भी स्टेट लेवल पर बनती है, यही सेंटर में काम करेगी। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर बनती हैं, सेंट्रल लेवल पर नहीं है, तो इनका डिसीजन कहां एप्लीकेबल हो, उसी पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होगा। क्या यही वजह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाला मुद्दा इनमें 7 मैटर में नहीं लिखा हुआ है? जी हाँ। तो क्या प्लेस सप्लाई वाले मुद्दे के लिए आप नहीं पूछ सकते? भाई प्लेस सप्लाई इंटरस्टेट हो गया ना। लेकिन यहां पर एक केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्लेस सप्लाई वाला मुद्दा लायबिलिटी टू पे टैक्स में कवर हो जाएगा, तो पूछा जा सकता है। तो अगर प्लेस सप्लाई वाला मुद्दा आपके पास एग्जाम में आता है, पहले आप लिखेंगे 7 मैटर में कवर नहीं होता, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ये प्लेस सप्लाई वाला मुद्दा के लिए लायबिलिटी टू पे टैक्स में कवर होता है, तो वहां पर कवर हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद अब एडवांस रूलिंग का क्या मतलब है? ये एडवांस रूलिंग या तो डबल एआर ने दी या ट्रिपल एआर ने दी, किन पर? 7 मैटर्स पर, या जब अपील इनके पास गई या तो ट्रिपल एआर ने ऑर्डर पास किया होगा। तो रूलिंग का मतलब है डिसीजन। ये डिसीजन किसने दिया है जी? ये डिसीजन ट्रिपल एआर या डबल एआर या ट्रिपल एआर ने दिया है, 7 मैटर्स पर या जब अपील गई थी तब। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ऑलरेडी कर ली है या करनी है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैमरा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो कैमरा बेचने से पहले पूछ सकता हूं कि क्या रेट लगेगा या वैल्यू क्या होगी, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैंने कैमरा बेच लिया उसके बाद भी पूछ सकता हूं। तो प्रपोज टू बी अंडरटेकन वाली एक्टिविटी के लिए भी पूछ सकता हूं, और अगर मैंने अभी अंडरटेक करनी है या कर लिया, दोनों के लिए पूछा जा सकता है। ओके जी। अच्छा, यहाँ एप्लीकेंट का क्या मीनिंग है? एप्लीकेंट मतलब है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन कराने का इच्छुक है, मतलब अनरजिस्टर्ड बंदा भी यहाँ एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि रजिस्ट्रेशन कराना बनता कि नहीं बनता। तो इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रखा तो भी आप एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का फोन नंबर है ARA01, फीस 5000 CGST में, 5000 HGST में, साइन रूल 26 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये फॉर्म और फीस आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके, अब एप्लीकेशन लगने के बाद प्रोसीजर क्या होगा? ये डबल एआर इस एप्लीकेशन कॉपी कंसर्न ऑफिसर को, आपके एरिया के ऑफिसर को भेजेगा, चेक करके बताओ कि आपके केस में ये वाला मुद्दा पेंडिंग तो नहीं है या डिसाइडेड तो नहीं है, मतलब आपको कोई नोटिस तो नहीं इश्यू रखा इसके ऊपर में, बल्कि आपसे एप्लीकेशन के साथ में डिक्लेरेशन भी ले लेते हैं कि पेंडिंग या पेंडिंग तो नहीं है। अब अगर पेंडिंग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, और अगर एक्सेप्ट की जाती है, अगर रिजेक्ट की जाती है तो रिजेक्शन ऑर्डर पास होगा, और इस ऑर्डर में लिख कर देंगे कि क्या रीजन थे रिजेक्ट करने के। नेक्स्ट, इस ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट और ऑफिसर दोनों को दे दी जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो 90 डेज में ऑर्डर पास होगा। 90 डेज कब से? जब से एप्लीकेशन रिसीव हुई। और इस ऑर्डर में, ऑर्डर जो पास होगा इसमें एप्लीकेंट से जो मटेरियल इकट्ठा किया और जो ऑफिसर से मटेरियल इकट्ठा किया, दोनों को देखेंगे और दोनों की बात सुनकर ऑर्डर पास किया जाएगा। और इस ऑर्डर की कॉपी हम एप्लीकेंट को दे देंगे और ऑफिसर को दे देंगे। अगर वो आगे डिपार्टमेंट या एसएससी अपील में जाना चाहे ट्रिपल एआर के पास, तो जा सकते हैं, जा सकती हैं। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, ये एप्लीकेंट जो एडवांस रूलिंग आपने ली है किस पर बाइंडिंग है? ये एप्लीकेंट पर बाइंडिंग है। अगर उसका दोस्त सेम नेचर ऑफ बिजनेस में है, वो इस एडवांस रूलिंग को अप्लाई करना चाहे, मान लो आपके लिए 12% रेट बोल दिया उन्होंने, आप भी ये लगाना चाहते हो, नहीं लगा पाओगे जी। आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ, ये एप्लीकेंट पर ही बाइंडिंग है, और जिस मैटर के लिए पूछा उसी के लिए बाइंडिंग है। और ऑफिसर जो आपके होंगे उन पर बाइंडिंग है। ऑफिसर पर बाइंडिंग क्यों है? ताकि वो नोटिस ना इश्यू कर पाए। यही तो फायदा था कि लिटिगेशन हम फ्यूचर में नहीं जाते। एप्लीकेंट पर बाइंडिंग क्यों है? ताकि अपील में ना जा पाए। ध्यान रहे, कोर्ट, हाई कोर्ट के पास यहाँ जीएसटी में अपील की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, संविधान का रूट जो है रिट हाई कोर्ट के पास जाती है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन, वो अपील संविधान वाला अलाउड है, वो हम यहाँ पे जीएसटी में वो मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जो आपने एडवांस रूलिंग ली, ये कितने समय के लिए एप्लीकेबल है? हमेशा के लिए, जब तक कि लॉ में चेंज नहीं हो जाता या फैक्ट्स में चेंज नहीं हो जाता या सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं हो जाता, जिसके बेस पर आपने एडवांस रूलिंग ली थी। ये एडवांस रूलिंग वॉइड करार कर दी जाएगी अगर तुमने फ्रॉड या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से एडवांस रूलिंग ली थी। और तब सारे प्रोविजन जीएसटी के आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपने एडवांस रूलिंग ली ही नहीं। मतलब जितना टाइम आपका एडवांस रूलिंग में खराब हुआ, मान लीजिए 2 महीने, अब सारे प्रोविजन एप्लीकेबल का मतलब है जैसे 73 में ऑर्डर पास होता है अदर देन फ्रॉड का 3 साल में, 74 में फ्रॉड का ऑर्डर पास होता है 5 साल में, तो 2 महीने यहां खराब हो गए तो 2 महीने इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इतने समय में फिर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो सकता है, नोटिस इश्यू हो सकती है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम एक बार क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिखाए, हमने कुछ मस्त क्वेश्चन किए थे। ये एक रंजन था, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, ये रजिस्ट्रेशन कराने का इच्छुक है, क्या ये एप्लीकेशन लगा सकता है? जी हाँ, ये लगा सकता है।
ये पूछ रहा है क्या मेरे को हर साल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? जी नहीं, एक बार ले ली वही एप्लीकेबल है जब तक कोई लो या फैक्ट्स में चेंज नहीं हो जाता। नेक्स्ट, क्या डबल AR का ऑर्डर फाइनल है, इसके अगेंस्ट कोई अपील पॉसिबल नहीं है? फाइनल नहीं है जी, इसके अगेंस्ट ट्रिपल AR के पास जा सकते हैं। हाँ, ट्रिपल AR के बाद नहीं जा सकते। नेक्स्ट, संभव का फ्रेंड है रंजन, नहीं रंजन का फ्रेंड है संभव। रंजन ने एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, संभव वही एप्लीकेशन, वही एडवांस रूलिंग की जो जजमेंट है क्लासिफिकेशन की 12% वाली, वही लगाना चाहता। पॉसिबल है? नहीं। जिसको जिसके लिए ऑर्डर पास हुआ वही फॉलो कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं, उसका दोस्त नहीं। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन भी था आरटीपी मे 22 वाला। अगेन, रजिस्ट्रेशन नहीं करार का एप्लीकेशन लगा सकते हैं? जी हाँ। नेक्स्ट, क्या सप्लाई के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं? सप्लाई है कि नहीं है? जी हाँ, 7 मैटर में एक था। क्लासिफिकेशन के लिए जी भी 7 मैटर में एक था, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये डाउटफुल है कि इसने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेक कर ली है, मतलब अभी प्रपोज टू अंडरटेक नहीं है, इसने कोई माल बेच दिया या सर्विस दे दिया, अब ये पूछना चाहता है, एडवांस लेना चाहता है, ले सकता है जी, ऑलरेडी अंडरटेकिंग के लिए भी अलाउड था। नेक्स्ट, इसे लगता है कि सालों लगेंगे ये एडवांस डिसाइड होने में, 90 दिन का टाइम है जी, 90 दिन में ऑर्डर पास हो जाएगा। वापस आते हैं, इसके बाद मेन बैच 21.7 पे आ जाएंगे, फास्ट बैच 21.4 पर। अब हम अपील की बात कर रहे हैं। ट्रिपल AR के पास अपील दो केसेस में आती है, एक तो जो डबल AR के ऑर्डर से खफा है एसएससी या डिपार्टमेंट, तो दोनों आ सकते हैं, या जब डबल AR का ऑर्डर पास नहीं हो पाया था, दोनों मेंबर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब यहां पर अपील लगाने के समय है 30 दिन, जब से आपको डबल AR के ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई है तब से 30 दिन। अगर लेट हो गए हो तो माफी मिल सकती है फर्दर 30 डेज के लिए। फॉर्म फी ARA 02, फीस 10,000 CGST में, 10,000 SGST में, लेकिन डिपार्टमेंट अगर अपील लगा रहा तो कोई फी नहीं है। रूल 26 के अकॉर्डिंग साइन एसएससी या डिपार्टमेंट करेगा। अब ट्रिपल AR या तो उस डबल AR के ऑर्डर को कंफर्म करेगा या मॉडिफाई कर देगा। यहां ट्रिपल AR ऑर्डर कितने समय पास करेगा? 90 डेज में। ये 90 डेज कब से? जब से आपने अपील फाइल करी उस डेट से। डबल AR में भी 90 डेज था ऑर्डर पास करने के लिए, वो आपने पहली बार जब एप्लीकेशन लगाते हैं डबल AR के लिए वो वाली डेट से था, लेकिन ट्रिपल AR में क्या जी 90 डेज अपील फाइलिंग डेट से, या अगर रेफरेंस आई थी इसके बाद। रेफरेंस कब आती है? जब डबल AR का ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से पास नहीं हो पाया था, उस तो रेफर होकर इधर आता, तो उस रेफरेंस वाली डेट से 90 दिन में ऑर्डर पास करना है इसको। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अगर ट्रिपल AR के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर ऑर्डर पास ही नहीं हो पाएगा। इस ऑर्डर की कॉपी एसएससी को, ऑफिसर्स डिपार्टमेंट को और डबल AR को दे दी जाएगी। ओके जी, फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ AR एडवांस रूलिंग। डबल AR ने या ट्रिपल AR ने ऑर्डर जो पास किया, अगर उसमें कोई मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एरर रह गई है, मिस्टेक रह गई है, तो क्या उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? जी हाँ, अगर ये खुद नोटिस करते हैं डबल AR ट्रिपल AR, या इनके नोटिस में लाया जाता है एसएससी के द्वारा, एप्लीकेंट या अपीलेंट के द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफिसर के द्वारा। कितने समय में? 6 महीने में। हाँ जी, ध्यान रहे, कोई भी रेक्टिफिकेशन जिससे टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या आईटीसी रिड्यूस हो रहा है, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए ये नहीं पास हो सकता है। नेक्स्ट, डबल AR ट्रिपल AR के पावर्स क्या हैं? ये इंस्पेक्शन डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी का अटेंडेंस कंपलसरी कर सकते हैं, बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपलसरी कर सकते हैं, कमीशन इश्यू कर सकते हैं। और जो भी ये प्रोसीडिंग डबल AR ट्रिपल AR के पास होगी, क्योंकि सिविल कोर्ट है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी अंडर आईपीसी सेक्शन 193(228). मतलब 193 कहता है कि अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया है, इन्होंने मंगाया था, तो आपको 7 साल तक की जेल और एंड फाइन हो सकता है। और अगर आप 228 आईपीसी का सेक्शन कहता है, अगर आपने इनको इंटरप्ट किया काम करने में, इनके इंटेंशनल इंसर्ट करी, तो फिर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 106, यहां पर ये आपने खुद डबल AR ट्रिपल AR प्रोसीजर डिफाइन करेंगे कैसे सुनवाई करनी है। यहां हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है।